नमस्कार। नाथूराम गोडसे का नाम कौन नहीं जानता है? अरे वही जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। क्या आपको पता है तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें थैंक यू क्यों बोला था और क्यों उनकी सहायता करना चाहते थे? गोडसे के बारे में सुनवाई कर रहे जज की उनके बारे में क्या राय थी? आखिर क्यों देश में नाथूराम गोडसे के मन की बात कोई नहीं जान पाया? एक ऐसा देश जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी बातें की जाती हैं, उस देश में केवल एक हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे की मन की बात किसी ने क्यों नहीं सुनी? आखिर क्यों की थी उन्होंने गांधी की हत्या? और उस हत्या के बाद क्या क्या हुआ, वह सब क्यों, कैसे और किसने छुपाया? इस वीडियो में सच्चाई जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नाथूराम गोडसे के नाम और उनके एक काम के अतिरिक्त लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते। एक लोकतांत्रिक देश में यह कुछ रहस्यमय बात है। रहस्य का आरंभ 8 नवंबर 1948 को ही हो गया था, जब गांधी की हत्या के लिए चले मुकदमे में गोडसे द्वारा दिए गए बयान को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गोडसे का बयान लोग जाने, इस पर प्रतिबंध क्यों लगा? इसका कुछ अनुमान जस्टिस जीडी खोसला, जो गोडसे के मुकदमे की सुनवाई के एक जज थे, की टिप्पणी से मिल सकता है। अदालत में गोडसे ने अपनी बात 5 घंटे के लंबे वक्तव्य के रूप में रखी थी, जो 90 पृष्ठों का था। जब गोडसे ने बोलना समाप्त किया, तब का दृश्य जस्टिस खोसला के शब्दों में। सुनने वाले स्तब्ध और विचलित थे। एक गहरा सन्नाटा था जब उसने बोलना बंद किया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुष भी खांसते हुए रुमाल ढूंढ रहे थे। मुझे कोई संदेह नहीं है कि यदि उस दिन अदालत में उपस्थित लोगों की ज्यूरी बनाई जाती और गोडसे पर फैसला देने को कहा जाता, तो उन्होंने भारी बहुमत से गोडसे के निर्दोष होने का फैसला दिया होता। यह वर्णन द मर्डर ऑफ महात्मा एंड अदर केसेस फ्रॉम अ जजेस नोटबुक के पृष्ठ 305 से 306 पर लिखा हुआ है। यही नहीं, तब देश के कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने गोडसे के वकील को संदेश भेजा कि यदि गोडसे चाहें तो वे उनकी सजा आजीवन कारावास में बदलवा सकते हैं। गांधी वाली अहिंसा की दलील के सहारे यह करवाना सरल भी था, किंतु गोडसे ने आग्रह पूर्वक मना कर दिया और उल्टे डॉक्टर अंबेडकर को उत्तर में संदेश यह दिया, कृपया सुनिश्चित करें कि मुझ पर कोई दया न की जाए। मैं अपने माध्यम से यह दिखाना चाहता हूं कि गांधी की अहिंसा को फांसी पर लटकाया जा रहा है। गोडसे का यह कथन कितना लोमहर्षक और सच साबित हुआ, यह भी यहां इतने निकट इतिहास का एक छिपाया गया तथ्य है। गांधीवादी हिंसा की गुप्त फाइलें। 31 दिसंबर 1948 के न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार केवल बंबई में गांधी की हत्या वाले एक दिन में ही 15 लोगों को मार डाला गया था, जबकि पुणे के स्थानीय लोग आज भी जानते हैं कि वहां उस दिन कम से कम 50 लोगों को मार डाला गया था।
कई स्थानों पर हिंदू महासभा के दफ्तरों को आग लगा दी गई। चित्पावन ब्राह्मणों पर शोध करने वाली अमेरिकी अध्येता मॉरिन पीटरसन ने लिखा है कि सबसे अधिक हिंसा बंबई, पुणे, नागपुर आदि नहीं बल्कि सतारा, बेलगाम और कोल्हापुर में भी हुई थी। तब भी सामुदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग पर कड़ा नियंत्रण था। मॉरिन के अनुसार उन हत्याओं के दशकों बीत जाने के बाद भी उन्हें उन पुलिस फाइलों को देखने नहीं दिया गया जो 30 जनवरी 1948 के बाद चित्पावन ब्राह्मणों की हत्याओं से संबंधित थीं। इस प्रकार उस गांधीवादी हिंसा का कोई हिसाब अब तक सामने नहीं आने दिया गया है, जिसमें असंख्य निर्दोष चित्पावन ब्राह्मणों को इसलिए मार डाला गया था क्योंकि गोडसे उसी की जाति के थे। निस्संदेह राजनीतिक जीवन में गांधी के कथित अहिंसा सिद्धांत के भौंडेपन का यह एक व्यंग्यात्मक प्रमाण था। भारत में नेहरूवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा घोर इतिहास मिथ्याकरण का एक अध्याय यह भी है कि लोग गोडसे के बारे में कुछ नहीं जानते। यहां तक कि गांधी आलोचकों की लिस्ट में भी गोडसे का उल्लेख नहीं होता है। इसी विषय पर लिखी इतिहासकार B.R. नंदा की पुस्तक गांधी एंड हिज क्रिटिक्स, जो उन्होंने 1985 में लिखी, में भी गोडसे का नाम नहीं है, जबकि गोडसे का 90 पृष्ठों का वक्तव्य जो 1977 के बाद पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होता रहा है, गांधी जी के सिद्धांतों और कार्यों की एक सीधी आलोचना है। लेकिन 67 वर्ष बीत गए, गोडसे की उस आलोचना का किसी भारतीय ने उत्तर नहीं दिया, न उसकी कोई समीक्षा की गई। यदि गोडसे की बातें प्रलाप, मूर्खतापूर्ण, अनर्गल आदि होती तो उन्हें प्रकाशित करने पर प्रतिबंध नहीं लगा होता। लोग उसे स्वयं देखते, समझते कि गांधी की हत्या करने वाला कितना मूढ़, जुनूनी और सांप्रदायिक था। पर स्थिति यह है कि विगत 38 वर्ष से गोडसे का वक्तव्य उपलब्ध रहने पर भी एक यूरोपीय विद्वान कोएनरॉड एल्स्ट ने अपनी पुस्तक गांधी एंड गोडसे अ रिव्यू एंड अ क्रिटिक 2001 के अतिरिक्त किसी भारतीय ने उसकी समीक्षा नहीं की है। क्यों? क्या नाथूराम गोडसे के जीवन, चरित्र और विचारों के मूल्यांकन से डर था? संभवतः इसीलिए क्योंकि उसे उपेक्षित तहखाने में दबे रहना ही प्रभावी राजनीति के लिए सुविधाजनक था। गोडसे की अनेक बातें संपूर्ण समकालीन सेकुलर भारतीय राजनीति की भी आलोचना हो जाती है। इस अर्थ में वह आज भी प्रासंगिक है। यह भी कारण है कि यहाँ राजनीतिक रूप से प्रभावी इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों ने उसे मौन की सेंसरशिप से अस्तित्वहीन सा बनाए रखा है। अन्यथा कोई कारण नहीं कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज का कहीं उल्लेख न हो। न इतिहास न राजनीति में उसका अध्ययन, विश्लेषण किया गया। यह चुप्पी सहज नहीं है, यह न्याय नहीं है। इस चुप्पी का कारण यही प्रतीत होता है कि किसी भी बहाने यदि गोडसे के वक्तव्य को नई पीढ़ी पढ़े और परखे तो आज भी भारी बहुमत से लोगों का निर्णय वही होगा
जो जस्टिस खोसला ने तब अदालत में उपस्थित स्त्रियों और पुरुषों का पाया था। तब गोडसे को हिंदू सांप्रदायिक या जुनूनी हत्यारा कहना संभव नहीं रह जाएगा। वस्तुतः नाथूराम गोडसे के जीवन, चरित्र और विचारों का समग्र मूल्यांकन करने से उनका स्थान भगत सिंह और ऊधम सिंह की पंक्ति में चला जाएगा। तीनों देशभक्त थे। तीनों को राजनीतिक हत्याओं के लिए फांसी हुई। तीनों ने अपने अपने शिकारों को करनी का दंड दिया, जिससे सहमति रखना आवश्यक नहीं। किंतु तीनों की दृष्टि में एक समानता तो है ही। भगत सिंह ने पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की। ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार करने वाले कर्नल डायर को 13 मार्च 1940 को गोली मार दी। उसी तरह नाथूराम गोडसे ने भी गांधी को देश का विभाजन, लाखों हिंदुओं और सिखों के साथ विश्वासघात, उनके संहार व विध्वंस तथा हानिकारक सामुदायिक राजनीति करने का कारण मानकर उन्हें 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी। आगे की तुलना में भी जैसे अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और ऊधम सिंह को हत्या का दोषी मानकर उन्हें फांसी दी, उसी प्रकार भारत सरकार ने भी नाथूराम गोडसे को फांसी दी। तीनों के कर्म, तीनों की भावनाएं, तीनों का जीवन चरित्र मूलतः एक जैसा है। इस सच्चाई को छिपाया नहीं जाना चाहिए। उक्त निष्कर्ष डॉक्टर लोहिया के विचारों से भी पुष्ट होता है। देश का विभाजन होने पर लाखों लोग मरेंगे, यह बात गांधी जानते थे। फिर भी उन्होंने उसे नहीं रोका, बल्कि नेहरू की सहायता करने के लिए स्वयं कांग्रेस कार्य समिति को विभाजन स्वीकार करने पर विवश किया, जो उसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लोहिया ने गांधी का अक्षम्य अपराध माना है। तब इस अपराध का क्या दंड होता? संभवतः सबसे अच्छा दंड गांधी को सामाजिक, राजनीतिक रूप से उपेक्षित करना और अपनी सहज मृत्यु पाने देना होता। किंतु अफसोस, डॉक्टर लोहिया के शब्दों पर गंभीरता से विचार करें। विभाजन से दंगे होंगे, ऐसा तो गांधी ने समझ लिया था, लेकिन जिस बड़े और भयंकर रूप से दंगे वास्तव में हुए, उसका उन्हें अनुमान न था। इसमें मुझे संदेह है। यदि ऐसा था, तब तो उनका दोष अक्षम्य हो जाता है। वास्तव में उनका दोष अभी भी अक्षम्य है। अगर बंटवारे के फलस्वरूप हुए हत्याकांड के विशाल पैमाने का अनुमान उन्हें सच में था, तब तो उनके आचरण के लिए कुछ अन्य शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान दें, सौजन्यवश लोहिया ने गांधी के प्रति उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो उनके मन में आए होंगे, किंतु वह छल, अज्ञान, हिंदुओं के प्रति विश्वासघात, बुद्धि का दिवालियापन जैसे ही शब्द हो सकते हैं। इसलिए जिस भावनावश गोडसे ने गांधी को दंडित किया, वह उसी श्रेणी का है जो भगत सिंह और ऊधम सिंह का था।
इस कड़वे सत्य को भी लोहिया के सहारे वही देख सकते हैं। लोहिया के अनुसार देश का विभाजन और गांधी की हत्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू की जांच किए बिना दूसरे की जांच करना समय की मूर्खतापूर्ण बर्बादी है। यह कथन क्या दर्शाता है? यही कि वैसा न करके तुच्छ राजनीतिक चतुराई की गई। तभी तो किसी को गांधी का हत्यारा कहकर निंदित किया जाता है, जबकि विभाजन की विभीषिका से उस हत्या के संबंध की कभी जांच नहीं होती। क्योंकि जैसे ही यह जांच होगी जिसे लोहिया ने जरूरी माना था, वैसे ही गोडसे का वही रूप सामने होगा जो उन्हें भगत सिंह और ऊधम सिंह के सिवा और किसी श्रेणी में रखने नहीं हुआ। इस निष्कर्ष से गांधी नेहरूवादी तथा दूसरे भी मतभेद रख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे असंख्य अंग्रेज लोग भगत सिंह और ऊधम सिंह से रखते ही रहे हैं। आखिर वे तो हमारे भगत सिंह और ऊधम सिंह को पूज्य नहीं मानते, लेकिन वे दोनों ही भारतीयों के लिए पूज्य हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हिंदू महासभा या कोई भी हिंदू नाथूराम गोडसे को सम्मान से देखता है और उन्हें सम्मानित करना चाहता है, तो इसे सहजता से लेना चाहिए। आखिर भगत सिंह या ऊधम सिंह के प्रति भी हमारा सम्मान उनके द्वारा की गई कुछ हत्याओं का सम्मान नहीं है। वह एक भावना का सम्मान है जो सम्मानजनक थी। अतः नाथूराम गोडसे के प्रति किसी का आदर भी देशभक्ति, राष्ट्रीय आत्मसम्मान और न्याय भावना का ही आदर हो सकता है। जिन्हें इस संभावना पर संदेह हो, वे गोडसे का वक्तव्य एक बार अवश्य पढ़ने का कष्ट करें। गोडसे का वैचारिक रिवाइवल समय की आवश्यकता बनती जा रही है। गोडसे के विचार भारत देश की अस्मिता के परिप्रेक्ष्य में बहुत मूल्यवान और ऊर्जावान है। गांधी का सत्य अहिंसा का सैद्धांतिक आधार गीता, कुरान, बाइबल, टॉलस्टॉय रचित साहित्य से उन्हीं के अनुसार भले ही अनुप्रमाणित रहे हों, किंतु गोडसे ने अदालत में कहे अपने वक्तव्य में उनका रेशा रेशा उघाड़ कर रख दिया है। यदि चर्चिल भारत विभाजन के समय ब्रिटिश पीएम होता तो ताली बजाकर गोडसे का स्वागत करता कि उसने गांधी के लिए कनिंग हिंदू फॉक्स या नेकिड फकीर जैसे मुहावरे यूं ही नहीं गढ़े थे। लेकिन जैसा कि हुआ है, गोडसे की वैचारिक स्वीकार्यता गांधी की आंधी के आगे बहुसंख्यक देशवासियों के लिए चिंतन मनन का विषय ही नहीं बन सकी। बस एक असहमति है, गोडसे को हत्या नहीं करनी थी। गांधी की हत्या करके गोडसे गांधी से हार गया। दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, जिससे अच्छे से अच्छे विषय लेकर आपके सामने आता रहूं और आपसे प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।